साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम जो कि आपका बहुत ही नज़दीक है। और बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी कि सर कैसे पढ़ाई करें? क्या इस 10 दिन में चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे। कुछ आपके इम्पोर्टेंट जो आपके डाउट्स हैं, जो सेल्फ डाउट हैं, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे और लास्ट 10 दिन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा लक्ष्य जो कि मैंने प्लेलिस्ट भी स्टार्ट की थी, वो प्लेलिस्ट का नाम ही था लक्ष्य डीबीटी जेआरएफ 2023 के नाम से मैंने स्टार्ट किया था। और ये जो पेपर है, ये आपका 13 मई को शेड्यूल हो चुका है और आज हम इस महीने यानी कि हम अप्रैल के आखिरी में आके खड़े हुए हैं, जो कि आज 30 तारीख है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बच्चों के ज़हन में आ रहा है या आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि जिन लोगों ने मान लीजिए कि जो शुरू से डेडिकेटेड हैं, उनकी तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देर से जागे हैं, उनके लिए एक सवाल है कि क्या सर 10 दिन में कुछ हो सकता है? ये बार-बार उनके ज़हन में सवाल आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी मेरे को देखने को मिलता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि अभी अगले महीने आपका सीएसआईआर का एग्ज़ाम होना है, ठीक है? तो इस तरीके की सारी चीज़ें अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला जो बच्चों के ज़हन में है या जो बच्चे अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा जागे हैं, उनको लग रहा है कि क्या इस 10 दिन में कुछ हो सकता है? तो इसका जवाब है यस, ठीक है? तो इस 10 दिन में आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत अंदर की बताना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि मैंने डीबीटी के लिए पढ़ा है या मैंने सीएसआईआर के लिए पढ़ा है, जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ। और इवन मैं अगर आपको एक बहुत सीक्रेट भी अगर मैं आपको एक बताना चाहूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है या जितने बच्चों से मैंने आज तक बातचीत किया है या जो भी मेरे अपने फ्रेंड्स रहे हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई किसी चीज़ के लिए तैयारी नहीं करता है पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सीएसआईआर के लिए तैयारी करता था, तो वो सीएसआईआर के लिए डेडिकेटेड था और सीएसआईआर ही उसने क्वालीफाई किया। ऐसा नहीं है, 2-4-5% ऐसी पॉपुलेशन होगी, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसका जो निकल गया वही उसके लिए बहुत बढ़िया हो गया, या फिर वो उसी के बारे में अपनी कहानी बनाता है कि भाई सीएसआईआर के लिए मैंने पढ़ा, डीबीटी के लिए पढ़ा। बट हकीकत ये है कि वो बायोलॉजी के लिए पढ़ता है, ठीक है? बायोलॉजी के लिए वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। 3-4 एग्ज़ाम आप लकी हैं, बार-बार मैं बोलता हूँ, हम लकी हैं कि 3-4 एग्ज़ाम हमको देने को मिलते हैं, जिसका जो निकल जाता है। और आप अगर 7-8 महीने की एक अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका एक-एक एग्ज़ाम जो होगा वो आपका क्रैक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आंसर ये है कि इस 10 दिन में कुछ हो सकता है, तो इस 10 दिन में आपका बहुत कुछ हो सकता है। अच्छे से रिवाइज़ करिए, नए टॉपिक्स को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो 2-4 दिन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एटलीस्ट आप उतना ज़रूर देख कर जाइए। तो पहला सवाल अपने मन से ये हटा देना कि बच्चे जब कोई बड़ा इवेंट नज़दीक आने वाला होता है ना, तो हमारे ज़हन में आता है कि यार अब क्या ही कर लेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया है, तो अब क्या कर लेंगे, ठीक है? लेकिन यही वो वक़्त होता है कि जब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस बात को बिलीव करिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे मान लीजिए कि अगर आपके ज़हन में ये चीज़ आ रहा है, तो 1 व्यक्ति के ज़हन में आ रहा है, ऐसे करते-करते 2 व्यक्ति के ज़हन में आया, 4 व्यक्ति के ज़हन में आया, तो ऐसे करके नंबर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यहीं में अगर आपने अपने आप को मजबूत रखा, ठीक है? और आपने कुछ चीज़ें रिवाइज़ की, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम का कैसा आने वाला है, ठीक है? वो एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ा ईज़ी आ जाए, हो सकता है एग्ज़ाम आपका मॉडरेट आए, या हो सकता है एग्ज़ाम आपका हार्ड आए। तो आप जिस टॉपिक से डर रहे हैं, हो सकता है कि सपोज़ दैट अगर मैं बात करूँ कि आप पूरी लाइफ़ साइंस पढ़ाई करते हैं, पर्टिकुलर आप जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपको डर लगता है। सपोज़ दैट मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, या आपको रेप्लिकेशन से पर्टिकुलर नहीं समझ में आता है। हो सकता है कि इस बार डीबीटी जेआरएफ एक ऐसा पेपर बना दे जहाँ से वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछे। मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी संभव है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप अपने हथियार डाल दीजिए और अभी से ही सोच लीजिए कि यार अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया, या मैंने अभी से स्टार्ट किया है, तो मैं कैसे सोच लूँ कि मेरा डीबीटी जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। अभी तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, ये भी एक बच्चों के ज़हन में रहता है, अभी मेरे बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनका नहीं हुआ, तो हम अभी स्टार्ट करके क्या कर लेंगे? तो सबकी अपनी-अपनी स्टोरी होती है, सबके अपने-अपने फ्लॉज़ होते हैं, अपने-अपने चीज़ें होती हैं, तो आपको किसी का टेम्पलेट नहीं बनाना है कि फलाने का नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा, या फलाने का ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, या फलाने का इस तरीके से हुआ, तो ये सब कहानी नहीं पिरोना है। 10 दिन में अपने आप को डेडिकेटेड रखिए कि मुझे डीबीटी जेआरएफ एक चीज़ आपको सुबह-शाम जो है वो आपको ज़हन में होनी चाहिए डेडिकेटेड तौर पे, कि मेरा जो लक्ष्य है वो मेरा डीबीटी जेआरएफ 2023 है, और मैं केवल इसी को जानता हूँ। 13 मई तक मुझे किसी भी नेगेटिव पर्सन से बात नहीं करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी जो नेगेटिव व्यक्ति हैं,
या आपके दोस्त हैं, या हो सकता है लास्ट में किसी का फ़ोन आए आपके पास कि अरे भाई कैसा चल रहा है, तेरा रिवीज़न कैसा चल रहा है? मैंने तो मॉलिक्यूलर पढ़ लिया। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी कहानी सुनकर आप डर जाएँगे कि नहीं भैया मैंने तो पूरी बायोलॉजी पढ़ ली है, बस मेरे को थोड़ा-सा बस लास्ट में देखना है। या कुछ ऐसे होंगे, अरे भाई मेरा कुछ नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है, अरे कितने कठिन पेपर आते हैं, कितना हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है? हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कट ऑफ के रिगार्डिंग भी मैं चर्चा करूँगा। तो कट ऑफ जो होता है उसको कभी भी आपको एज़ अ टेम्पलेट मान के नहीं चलना है। यहाँ पे जो हम तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं कट ऑफ के लेवल पे जाऊँ तो 190 से 200 के बीच में हमारी तैयारी होनी चाहिए। और आईसीएमआर जो है वो इसका एक बेटर एग्ज़ाम्पल रहा है, जो कि पिछली बार 2022 का हुआ है कि इसकी जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 60% के आस-पास गई है। ठीक है? जो किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, समझ रहे हैं? जो कि आईसीएमआर के इतिहास की पहली बार ऐसी कट ऑफ गई है जो इतनी कम गई है, ठीक है? उसमें गलतियाँ क्या हुई, अब आपसे इसमें सीखने की बात क्या है? सीखने की बात ये है कि अगर आपने सोचा कि भाई आईसीएमआर एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे हाई कट ऑफ जाती है, आपने 65% के नीचे आपने सोचा कि भाई 65% तो मुझे करना ही करना है, लेकिन आप भाई एग्ज़ाम भी तो एनालिसिस करो, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम हार्ड आया हो, सारे बच्चों के लिए हार्ड हुआ हो, ठीक है? तो ये चीज़ें जो होती हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, और ये चीज़ें अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो वो आपको उस दिन महसूस होंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में एक टेम्पलेट सेट है कि भाई डीबीटी का 1 साल कट ऑफ 236 गया। हालाँकि मेरे वीडियोज़ अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो ये 236 कट ऑफ क्यों गया था इसका भी मैंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको दिया हुआ है। तो ऐसा दिमाग में सेट करके नहीं चलना, बट हाँ, एक आइडियल पेपर है, एक ज़बरदस्त पेपर है, कॉम्पिटिशन टफ है, तो मैं इसको 186 से लेकर 200 के बीच में मैं कहूँगा कि आप इतना स्कोर लाने का प्रयास करिए, ठीक है? तो किसी चीज़ को मुझे टेम्पलेट नहीं मानना है कि भाई इतनी हाई कट ऑफ जाती है, दोस्तों की बात सुन लिया, इनकी बात सुन लिया, उनकी बात सुन लिया, कि भाई तेरा कैसे होगा, ये तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो इन सब चीज़ों पे विचार नहीं करना है, और जो मैंने यहाँ पे बताया जो कि आपका सबसे बड़ा, जो आपके मन से भी अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि यार 10 दिन में क्या ही कर लोगे? तो अपने आप को जवाब देना है, भाई मैं 10 दिन में बहुत कुछ कर लूँगा। तो इसका आंसर है 10 दिन में मैं बहुत कुछ कर लूँगा, ठीक है? एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी होती है कि अभी इस समय क्या होगा कि आपके दिमाग इस समय बहुत ब्लॉक है। अगर आपने इन चीज़ों से लड़ाई भी लड़ लिया, ठीक है? ज़हन में भी है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन इस समय दिमाग जो है वो आपका स्टक हो जाता है। माइंड ब्लॉक की स्थिति आती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रिवाइज़ करूँ? पहली बात तो ये है कि क्या रिवाइज़ करूँ, और दूसरी बात है कैसे रिवाइज़ करूँ? ठीक है? कहाँ से रिवाइज़ करूँ, ये भी आपको मैं ऐड कर देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि मैंने मेरे वीडियोज़ अगर आप देखते हैं, किसी से भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो पहली बात तो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को खोजिए, ठीक है? अगर आपने 12th लेवल से अगर आपने बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट बनाया है और आपने बीएससी, एमएससी किया है, तो आपका कुछ जो होगा वो आपका स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइज़ करना है। स्ट्रेंथ को रिवाइज़ करने का मतलब, अगर आप बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर हैं, माइक्रोबायोलॉजी हैं, जूलॉजी हैं, तो मुझे पहले जूलॉजी अपनी रिवाइज़ करनी है। जैसे मैंने आपको बोला ना, एक बैलेंस बना के चलना है एग्ज़ाम में, ठीक है? और रिवाइज़ तो मुझे यहाँ से मैं डिसाइड करूँगा, उसके बाद मुझे ये डिसाइड करना है कैसे रिवाइज़ करना है, कहाँ से रिवाइज़ करना है। तो सपोज़ दैट अगर मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सपोज़ दैट अगर मैंने पाथफाइंडर से पढ़ी है, तो मैं सबसे पहले पाथफाइंडर रिवाइज़ करूँगा, ठीक है? अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैं यहाँ पे अगर मैंने लॉडिस से पढ़ी है, तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे जो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको बहुत नई बुक्स की तरफ नहीं जाना है, जहाँ से आपने नहीं पढ़ाई की है। सपोज़ दैट अगर आपने आज तक कभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सपोज़ दैट अगर आप सोच रहे हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने वाटसन से पढ़ी है या मैंने किसी और बुक से पढ़ी है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि लाओ चलो भाई मैं लेलिंजर में देख लूँ। लेकिन देखने के पर्पज़ से भले देख लेना, लेकिन जो आपको प्रॉपर रिवाइज़ करना है, क्योंकि उसी बुक से आपने पढ़ा है तो उसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो आप जो रिवाइज़ करेंगे वो आप वाटसन से रिवाइज़ करेंगे। बात दिमाग में आ रही है? ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, रिवीज़न जो करना है वो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद मैं डीबीटी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो जो सर ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, मैं उसका प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है? और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर चीज़ों को ही पढ़ता जाऊँगा, एक टेम्पलेट के फॉर्म में जैसा सर ने गाइड किया है, उस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अगर न्यूमेरिकल्स की बात आती है, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है? जो डीबीटी के फेवरेट्स टॉपिक हैं, बायोटेक है, उसको मैं पढ़ूँगा, इम्यूनोलॉजी पढ़ूँगा, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, और जहाँ-जहाँ से आपने पढ़ा है, वहाँ-वहाँ से केवल आपको समेटना है। एग्ज़ाम के दिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के में दिमाग में आता है कि जो बच्चे यहाँ पे प्रॉपर 1 साल से या साल भर से लगे हुए हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनमें होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट चालू हो गए हैं, ठीक है? वो चाहे सीएसआईआर पैटर्न पे हो या डीबीटी पैटर्न पे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब उनके क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि सर मैं मॉक टेस्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। सपोज़ दैट वो बच्चे कह रहे हैं कि मेरे सर 120 नंबर रह जा रहे हैं, 100, मैं ये डीबीटी के लिए बता रहा हूँ, 300 में मेरे 120 नंबर आ रहे हैं या मेरे 100 नंबर आ रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं,
और कॉन्सेप्ट आता है लेकिन सवाल नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेरी बात आप सुनिए, अब मैं अपने एक्सपीरियंस और एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है? टेस्ट आपको देने हैं, अगर आपने जॉइन किया है तो बिल्कुल दीजिए। अगर आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है, अगर आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं तो आप बिल्कुल दीजिए। लेकिन अभी आपको नंबर क्या आ रहा है उसको साइड में करना है, ठीक है? नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये मेरी बात, मैं ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो बेटा। नंबर आपको नहीं ध्यान देना है, नंबर आपको नहीं ध्यान देना है। बार-बार मैं बोल रहा हूँ, नंबर आपको नहीं देखना है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको केवल वहाँ पे 2 चीज़ें एनालिसिस करनी है। पहली चीज़ एनालिसिस करनी है कि क्या मैं इस पूरे टाइम पॉइंट में, अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? तो क्या मैं 2 घंटे में या 3 घंटे में जो भी मेरा पेपर है, क्या मैं सारे क्वेश्चन्स को एक बार देख पा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि मेरा टाइम ही कम पड़ जा रहा है। अगर टाइम कम पड़ रहा है तो मैं उसके रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, तो वो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। ठीक है? सपोज़ दैट मैंने एनालिसिस किया कि मेरे मॉलिक्यूलर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मेरे एंजाइम से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को जाके एक बार वापस से पढ़ूँगा, कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से रिकॉल करूँगा। अगर सर ने पढ़ाया है, तो मैं उस लेक्चर को देखूँगा, अपने नोट्स को वापस से उठाऊँगा और मैं उसको पढ़ूँगा। लेकिन मैं दिल पे नहीं लगाऊँगा कि मेरे नंबर जो है वो कम आ रहे हैं, क्योंकि बेटा क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि ये एक आपका क्या है ना, एक आपका ये कह सकता हूँ मैं, अगर इसको मैं बहुत सरल भाषा में बताऊँ, तो आप एक इम्प्रूवमेंट के फेज़ में हैं। ठीक है? आप अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं? आप 13 मई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो 13 मई के लिए जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो आज आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया 1 तारीख को, 2 तारीख को आपके अंदर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आया, 3 तारीख को आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आया, 4 को ऐसे-ऐसे बढ़ते-बढ़ते एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आप 10 तारीख को पहुँचोगे, तो क्या होगा कि आपके अंदर बढ़िया इम्प्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा होगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की संभावना बढ़ी रहेगी, ठीक है? अब अगर आप ये सोच लोगे कि यार मैंने पहले दिन टेस्ट दिया और मेरे नंबर बहुत खराब आ गए, तो भैया अब आज से टेस्ट वेस्ट बंद, पढ़ाई लिखाई बंद। अब मैं दूसरा डीबीटी जेआरएफ या छोड़ो भाई, ये एग्जाम में कुछ नहीं रखा है, एक बार भी तो 2 महीने बाद तो अभी सीएसआईआर आ रहा है, मैं उस पे फोकस हो जाऊंगा, मैं डीबीटी नहीं करूंगा अब, ठीक है? तो ये सब नहीं करना है, ये सब एक आपका प्रोसेस है, ठीक है? उस प्रोसेस में डे बाय डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है? ये काम करना है। बाकी जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं जॉइन किए हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट ही जॉइन करनी है, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं एक चीज़ यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, ठीक है? पहली चीज़ मैं ये आपको क्लियर कट करके बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट जो होता है, जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनका प्रयास ये होता है कि आप हाई रैंक लेकर आएँ, ठीक है? और जो सही बात भी है कि रैंक अच्छी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छे कॉलेजेस मिलने की संभावना बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हालाँकि वो उस बात में उतनी सच्चाई भी है और कुछ सच्चाइयाँ मैं इतना इस बात से इतना इत्तेफ़ाक भी नहीं रखता हूँ, ठीक है? तो क्या है कि जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पेपर बना रहे हैं, वो आपको टॉप 10 में लाने के लिए बना रहे हैं। जो एक मैं आपको बिटर ट्रुथ बता रहा हूँ, ठीक है? जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके लिए पेपर तैयार कर रहे हैं, वो आपको टॉप 10 या टॉप 100 में लाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तो केवल एक जेआरएफ लेने से मतलब है ना, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका 75 रैंक आएगी या आपका 20 रैंक आएगी तो आपको ₹50,000 देने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। भाई क्वालीफाई करोगे, ₹31,000 तब भी मिलेगा, ₹31,000 तब भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को दिल पे मत लो, ठीक है? वो अपनी तैयारी करा रहे हैं, हाई क्वेश्चंस के लिए तैयारी करा रहे हैं, आपको बहुत तगड़ा बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं। होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो उनको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि हर एग्ज़ाम में अगर आप डीबीटी का क्वेश्चन हो, सीएसआईआर का पेपर हो, किसी भी साल का उठा लीजिए भैया, अगर आप उसमें से ठंडे दिमाग से मैं कह रहा हूँ, ठीक है? ठंडे दिमाग से अगर बैठ जाओगे कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और लाओ मैं कितने कर सकता हूँ, तो हर बार बच्चों के क्वालीफाई करने तक का मैं जनरल तक की गारंटी ले रहा हूँ, जितने पासिंग मार्क जनरल्स के लिए चाहिए होते हैं, उतने नंबर तक का हर बार सीएसआईआर हो, डीबीटी हो, सब में उतने क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट भी उस क्वेश्चन को कर ले, ठीक है? तो यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा आपको तीर-वीर मारने या उनको आइंस्टीन की आवश्यकता नहीं है। उतना पेपर हर बार बनाया जाता है और वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, जेईई हो, ठीक है? आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें इतने जो क्वालीफाइंग परसेंटेज मार्क्स होते हैं, उतना पेपर बनाया जाता है। बाकी जो आपके डिसाइडिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सपोज़ दैट कि ये न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं आते थे या मुझे सेक्शन ए मेरा नहीं आता था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कभी भी सेक्शन ए की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। ये बहुत बड़ी बात मैं आज आपसे बता रहा हूँ। सिलेक्शन आपका कभी सेक्शन ए से नहीं रुकता है। सेक्शन ए से क्या रुकता है? आपकी रैंक रुकती है। अगर आप टच में हो, तो सेक्शन ए अगर आपने किया है, तो वो आपकी रैंक निर्धारित करेगी कि आप टॉप 50 में आओगे कि आप केवल क्वालीफाई करके आप 100 के ऊपर चले जाओगे। समझ रहे हो बात को? अगर आपका सेक्शन ए बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपके रीज़निंग होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है?
क्योंकि हर पेपर में चाहे वो सीएसआईआर हो, चाहे वो डीबीटी हो, आपको इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं बायोलॉजी के बच्चा लोग कि आप उस सब्जेक्ट से अपने ही कोर सब्जेक्ट से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सर क्या पीवाईक्यू सॉल्व करना है? तो इसका जवाब है हाँ बेटा, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। लेकिन अब समय बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके लिए 10 दिन के लिए मैं इतना कहूंगा कि आप एटलीस्ट 2022 का पेपर और 2021 का पेपर तो आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है? जितना मैंने करा दिया है उसको तो आपको देख कर ही जाना है। बाकी अगर आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या कुछ और भी चीजें हैं, अगर आपको लगता है, तो डिफरेंट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। आप गूगल पे एक सर्च मारिएगा, यूट्यूब पे अगर आपको वो कंटेंट मिलते हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है? इतने 2 साल के पेपर आपको डेफिनेटली तैयार करके जाना ही जाना है, मतलब इनको एक बार देख कर जाना है। ठीक है? इसके अलावा डीबीटी 2020 का पेपर बहुत एवरेज पेपर था, इसको देख लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और 2019 का पेपर। ठीक है? बाकी जो वीडियोस मैं अवेलेबल कर रहा हूं उसको देखते जाइए, लेकिन एटलीस्ट ये अभी 10 दिन में 4 साल का पेपर लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है? तो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल करने हैं, अपने नंबर्स नहीं देखने हैं। ठीक है? जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझना है और ये सारे काम करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मन नहीं कर रहा है। ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ाई नहीं कर रही है। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अगर यूपी स्टेट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा गर्मी थी, या कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जो मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। तो बेटा मोटिवेटेड रहो, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो आपको, मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर आप वाकई में, अगर आपके पास, एक चीज मैं आपको और कहूंगा, मन नहीं लगने का कारण जो होता है ना, वो मैंने जो, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो सीखा है कि अगर आपके पास विकल्प है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास विकल्प है तो वो संकल्प को आपके कमजोर करेगा। यही यही लाइन में ही पूरा छिपा हुआ है। विकल्प जो होता है वो संकल्प को क्या करता है, कमजोर करता है। ठीक है? अब ये कहोगे कि सर ये क्या बड़ी बड़ी बातें फिलॉसफी वाली बताने लगे आप तो। ठीक है भैया, इसलिए बता रहा हूं कि विकल्प का मतलब क्या है, कि ऑप्शंस अगर आपके जहन में ये है कि सपोज दैट अगर आप अपने फैमिली के प्रेशर में आके या दुनियादारी के प्रेशर में आके कि एमएससी कर लिया है तो मुझे निकालना ही निकालना है, या कर ही लेते हैं, उन चीजों में आपको दिक्कत आएगी और आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने जहन में ऑप्शंस बना रखा है। या फिर अगर आपके फैमिली में मतलब बहुत सारे बिजनेस वगैरह हैं, आपको लगता है कि नहीं यार पढ़ लिख के कुछ नहीं करना है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है? तो ये जो कहानियां होती हैं, या कल को अगर आप मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, शुरू में 1 आध साल उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया होगा, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि किसी भी कारणवश नहीं सिलेक्शन हुआ। ठीक है? और चीजों को थोड़ा समय भी देना पड़ता है। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, रातों रात चमत्कार नहीं होता है, ये भी मान लीजिएगा। एफर्ट करने होते हैं। ठीक है? तो रिपीटर्स बच्चे हैं, वो उनको कहीं पर जॉब मिल गया होगा। ठीक है? या कहीं फैमिली में बिजी हैं। ठीक है? या अब अगर वो मतलब जॉब कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में किसी इंस्टीट्यूट में है, उनके बॉस ने बोला हुआ है कि मैं आपका डायरेक्ट एसआरएफ करा दूंगा। इसके रिगार्डिंग भी एक आपको सुन के, जो नए बच्चे हैं उनको सुन के आश्चर्य होगा कि अरे भाई पीएचडी मतलब जेआरएफ नहीं निकालेंगे तो क्या मैं एसआरएफ बन के सीधा पीएचडी कर लूंगा? तो इसका जवाब है हाँ भैया, कर लोगे। लेकिन उसका भी एक अपना तरीका है, गाइडलाइंस है। बहुत ही जल्द इसके रिगार्डिंग मैंने कंटेंट तैयार कर लिया है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक हो गया है बच्चों को इन चीजों से रूबरू कराने का कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। ठीक है? क्योंकि आपको किसी साइंटिस्ट ने क्या कहा दिया, या अगर आपको किसी प्रोफेसर ने बोल दिया कि ठीक है भाई मैं तेरा करा दूंगा, अभी तुम यहाँ पे काम करते रहो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो थोड़ा सा आपके लिए स्लो पॉइजन जैसा ही होगा। तो अपने आप को क्वालिफाई किए रहोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो यानी कि अगर आपके अंदर विकल्प आ गया है, जैसे सपोज दैट अगर आपको किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया, या अगर आप जॉब में जुड़ गए हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई अब तो सारी चीजें बराबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही करेंगे, चलने देते हैं। तो पहली चीज, ये जो विकल्प आपके सामने जितने भी अवेलेबल हैं उनको क्रॉस करते जाइए। ठीक है? क्योंकि जब तक आपके पास विकल्प रहेगा तब तक आपका मन नहीं करेगा। ठीक है? तो इसको इतना क्रॉस कर दीजिए कि विकल्प का कोई भी स्पेलिंग आपको ना दिखे ऑप्शंस का। ठीक है? तो अपने सारे ऑप्शंस को बंद कर दीजिए अभी के लिए, फिलहाल 13 तारीख के लिए। ठीक है? सोचिए कि मेरे को केवल और केवल, मुझे और केवल डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है? और मुझे जेआरएफ चाहिए। ठीक है? बस इसका सपना मुझे, जो मैंने अपने लक्ष्य को तैयार किया है, मुझे उस लक्ष्य तक जाना है और कोई भी विकल्प मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? तो विकल्प, आपके जितने भी विकल्प हैं उनको क्लोज कर दीजिए, अभी खत्म कर दीजिए। ठीक है? और इन चीजों को हटा दीजिए। अगर आप डिमोटिवेटेड भी होते हैं कि यार मैंने, अगर सपोज दैट, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे अभी रिपीटर्स हैं, अगर आपने 2 4 अटेम्प्ट दे भी दिया, अगर आपका नहीं हुआ है, तो यार एक अटेम्प्ट और अच्छे से दे लो, पूरे अच्छे से कर लो। ठीक है? क्या पता ये मौका आपके लिए बना हो। ठीक है? तो तैयारी करो, अच्छा करो, और थोड़ा सा मतलब
जितना मेरा अपना विश्वास है कि अच्छा होगा। आपने अगर एक अच्छी पढ़ाई की है तो आपका डेफ़िनेटली क्वालीफाई होगा। देर-सवेर सब कुछ होता है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मतलब देर हो जाएगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत अन्याय हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। तो एक बार तैयारी और करके देखिए, और यहाँ पे तो आपको केवल एक जेआरएफ क्वालीफाई करने से मतलब आपको केवल एक सीट से मतलब है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मन को बढ़ाइए नहीं कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, या क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? चीज़ों पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, सेल्फ डाउट मत करिए। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? ये कहानी हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो कि मैंने सेल्फ डाउट के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अपने ऊपर लाना ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे प्रोजेक्ट में कहीं पर जुड़े हुए हैं या कहीं पर वो किसी मतलब घर पे भी अगर वो ज़्यादा मतलब पढ़ाई का बहुत ज़्यादा उनके घर पे एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर बाहर हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए ये भी है कि सर मैं जॉब में हूँ या मैं प्रोजेक्ट में हूँ, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है और कॉन्फिडेंस जा रहा है, ठीक है? वो बच्चे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, बट चूँकि वो बच्चे क्या है कि आपके प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं और उनके पास कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होता जा रहा है, क्योंकि अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बायोलॉजी जो है वो आपका रिवीजन का खेल है। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना कहूँगा कि जो बच्चे प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं या जो बच्चे किसी भी लैब में हैं या कोई एक्सपेरिमेंट्स में जुड़े हैं, पहली चीज़ अगर आपके अंदर इतना मतलब क्षमता हो, मैं तो कहूँगा कि अगर आप इतना चीज़ें अगर आप थोड़े पुराने हो गए हैं, अगर आपके ऊपर सीनियर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो एटलीस्ट 10 तारीख तक अपने एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा-सा होल्ड कर दीजिए, ठीक है? जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को परफॉर्म करिए, थोड़ा-सा होल्ड कर दीजिए, ठीक है? तो अगर कर सकते हैं तो इसको कर दीजिए, अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं भाइयों, तो एटलीस्ट आपको क्या करना होगा, अगर आप प्रोजेक्ट में हैं, तो एटलीस्ट आप सुबह मॉर्निंग का 9 बजे का समय है, ठीक है? जैसे कि आप जितने बजे भी उठते हैं, अगर आपको मैं अगर जेनुइन बताऊँ, तो अगर आपको 9 बजे लैब जाना होता होगा या 9:30 पे जाना होता होगा, तो सुबह का टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है? तो कम से कम सुबह 6 बजे उठ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 5 बजे या 4 बजे उठ के कुछ करो, ठीक है? जेनुइन मैं पढ़ाई में बिलीव करता हूँ, तो अगर आप 6 बजे भी उठ के अगर आप 9 बजे तक पढ़ाई करते हो, तो या मान लो मैं 8 बजे तक कह दूँ, तो भी आपके पास यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है। लंच का आपको 1 घंटे का टाइम मिलता होगा, उस 1 घंटे में खाना खा के 10 मिनट में जल्दी से आ जाओ और 1 घंटा यहाँ पे निकाल लो। उसके बाद इवनिंग में जो है, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का लोड मत लो, और इवनिंग में भी अपने रूम पे टाइम से पहुँच जाओ, नाश्ता पानी करने के बाद 6 बजे के बाद जो है वो 10-11 बजे तक अपनी पढ़ाई कर लो बेटा। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे 2 घंटा, 1 घंटा, और यहाँ पे भी आप 3-4 घंटे निकाल सकते हो। तो यानी कि 3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा तो आप किसी भी जॉब में हो तो भी कर सकते हो। और चूँकि इस परीक्षा देने के बाद आपकी सारी जो कष्ट है, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि वो तो एक नया फ़ेज़ होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बट एट लीस्ट जो आपके ऊपर ये प्रेशर अभी क्रिएट हुआ है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद एफर्ट करना होगा, ठीक है? टाइम आपको खुद बनाना होगा, और इवन थोड़ा-सा अगर मैं बहुत नहीं कहूँगा, मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं भी टाइम निकाल के आपके लिए इतना सारा काम करता हूँ, तो यहाँ से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि जब सर कंटेंट बना के मुझको पढ़ा सकते हैं, तो मुझे तो पढ़ना है, या मुझे भी मैं भी तो उसी फ़ेज़ में हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं लैब में नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आप थोड़ा-सा मोटिवेशंस ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और बीच में अगर पॉसिबल हो, ठीक है? तो जैसे कहते नहीं कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या फैमिली फंक्शंस के लिए छुट्टी लेंगे या कुछ करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं 2-4 दिन अगर मैं वाक़ई सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करूँगी, तो मैं एग्ज़ाम में बेटर बेटर रिज़ल्ट ला सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से ये काम ये भी कर सकते हैं कि 2-4 दिन के लिए अपने पढ़ाई के लिए लीव ले लो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 दिन का पैसा ही कटेगा, तो उसको भी स्वीकार कर लो, एक बार वो चीज़ भी करके देख लो, ठीक है? और अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए तैयारी नहीं करता है, जिसका जो निकल जाता है वो उसके लिए बेटर होता है, बाकी वो बच्चे अपने पढ़ाई करते रहते हैं। ये कहानी हो गई। इसके बाद एक जो क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन, और ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद ये कहानी मैं यहाँ पे इस सेशन को यहाँ पे क्लोज़ करूँगा, कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज के टाइम पर बच्चों के ज़हन में है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा सर? ये क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता है, या मैं कभी स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर अगर नहीं हुआ, या मैं कई बार का रिपीटर हूँ, या जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं उनके अंदर भी ज़हन में डर है कि सर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भाई मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अभी अपने दिमाग में 13 तारीख तक मत लाओ, ठीक है? इस क्वेश्चन को कट कर दो। 13 मई के बाद इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, और वो चीज़ एक ज़िम्मेदार मतलब जो भी टीचर से आपने पढ़ाई किया है, उनके ऊपर भरोसा रखिए, चाहे आपने मुझसे पढ़ा है या किसी से पढ़ा है या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, ठीक है? और अपनी विद्या पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए।
और अभी इस नेगेटिव ख्याल को मत लाइए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है? तो इस बात को हम 13 तारीख को जब आप पेपर दे लीजिएगा, उसके बाद आप मुझसे चर्चा कर लीजिएगा या इस पे सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि अगर नहीं हुआ तो अब आगे क्या करना है, ठीक है? तो अभी इन चीज़ों को सोचने का समय नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए और मैं कह रहा हूँ मैं मेरी मेरे मेरे से प्रॉमिस करो, ठीक है? मतलब मेरे से एक अगर अभी तक तो मैं मतलब समझ रहे हैं ना, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो अगर बदले में कुछ करना चाहते हो तो अभी 13 दिन के लिए केवल और केवल ये कहो कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इस सवाल का जवाब सर देंगे, ठीक है? ये हम सर सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? तो ये अपने आप से अभी मत पूछो, ठीक है? ये क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? इसका प्रेशर लेने के लिए मैं तैयार हूँ कि अगर नहीं होगा तो क्या कराना है, कैसे आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, उसकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे और अभी तो मैं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन्स को नहीं अपने ज़हन में आने दूँगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए और अभी भी आपके पास कल 1 तारीख लगेगा, 1 तारीख से 13 को पेपर है, मैं लास्ट के 2 दिन को उतना काउंट नहीं करता हूँ, वो एग्ज़ाम का प्रेशर का टाइम रहेगा, लास्ट के 2 दिन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। 10 दिन आपके पास है, एटलीस्ट जितने अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ों को आपने समेटा है, बाकी अगर मैं मोटी-मोटी बात करूँ, जो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है, इम्यूनोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने करा रखा है, सेल सिग्नलिंग आपको पढ़ के जानी है, सेल बायोलॉजी आपको पढ़ के जानी है, बेसिक बायोलॉजी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है? बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी है, एक्रोबैक्टीरियम से क्वेश्चन देते हैं, बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे करके एक वीडियो ऑलरेडी मेरा अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों से जैसे एंजाइम से क्वेश्चन्स आएँगे, बाकी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन्स इधर-उधर के आपके जो क्वेश्चन्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। प्लांट्स फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन्स पूछा जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? और बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, टूल्स टेक्निक पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बाकी पाथफाइंडर की जो बुक है वो सफिशिएंट है, उसको देख लीजिएगा। बाकी सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। मेगा रिवीजन कराते समय मैंने जो 1-1 घंटे के 4 वीडियोज़ मैंने अवेलेबल कराए हैं, उसको ज़रूर देखते रहिएगा, जहाँ पे मैंने ट्रिक बना के आपको चीज़ों को रटाया है, ठीक है? तो इस सब के आस-पास और जो भी मैंने क्लासेस में न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, बच्चा भैया उसको ज़रूर देख कर जाना। न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा-सा कमांड करने की कोशिश करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आराम से कर लोगे, ठीक है, मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख कर जाओगे। तो यहाँ तक कहानी मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया है, आपके क्वेश्चन्स हो गए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप किसी मेरी बात से असहमत हैं, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है? तो जो मुझे यहाँ पे क्लियर करना था, जो आपको हौसला देना था, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ओवरऑल मान के चलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन्स या काफ़ी पार्ट को यहाँ पे क्लियर किया है, छूने का प्रयास किया है, जो आपके ज़हन में एज़ अ स्टूडेंट मैं भी समझता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपके ज़हन में आ रही होंगी, तो उन सब चीज़ों को मैंने पिरोने की कोशिश किया है। बाकी जब लास्ट एक पार्ट और बचता है कि जो आपकी एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी होगी, तो जो एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी होगी, जब आपका एडवांस सिटी इंटिमेशन आ जाएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उस दिन मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा और मैं बता दूँगा कि आपको उस दिन क्या-क्या कार्य करने हैं या किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और किस तरीके से आपको अपनी परफ़ॉर्मेंस करना है और क्या-क्या उस दिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है, डीबीटी जेआरएफ 2023 हम लेकर रहेंगे, ऐसा सोचकर पढ़ाई करिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है? और ये लास्ट लास्ट के 10 दिन जो हो सकते हैं, हो सकता है यही आपके लिए गेम चेंजिंग हो, ठीक है? तो यहाँ तक मेरा प्रयास था, आशा है कि बहुत सारी बातें जो आपके ज़हन में रही होंगी, उनको मैं डाउट क्लियर करने में मैं सक्षम रहा हूँगा। बाकी कोई और भी चीज़ होती है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी